अब इसी का पुत्र कौन हुआ? मोहम्मद गजनवी। किसका पुत्र था? सुबुकगीन का। लाइट चालू करने पर रिकॉर्ड अच्छी आएगी ना, तो लाइट चालू कर दीजिए इसका। हाँ, सुबुकगीन का पुत्र कौन था? मोहम्मद गजनवी। कौन था भैया? मोहम्मद गजनवी। समझते चले जाइए, होता रहता है चीजें। अब आप सुनिए, यहां से पिता के मृत्यु से इसको इतना आघात पहुंचा और इसने एक कसम खाई राजगद्दी पर जाने से पहले कि भारत में मैं हर साल आक्रमण करूंगा। जब तक मैं गद्दी पर बैठा रहूंगा तब तक मैं बार बार भारत पर आक्रमण करता रहूंगा। अब इससे आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, इस छोटी सी लाइन से आपको एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा कि मोहम्मद गजनवी ने भारत पर बार बार आक्रमण क्यों किया था। समझ में आया भाई लोग? हाँ भैया, क्या बात हो रहा हो जाएगा पता। एक बेस क्लियर हो गया कि बार बार मोहम्मद गजनवी ने क्यों आक्रमण किया। बस इसी की ढांचा के लिए मैंने बताया। अब इस बेस के थ्रू आपको पता लग जाएगा मोहम्मद गजनवी ने क्यों आक्रमण किया, कहां कहां आक्रमण किया, क्यों करता था, और पूरा का पूरा आपको ये मोहम्मद गजनवी रट जाएगा। इतनी बातें लिख लीजिए, तो आप लोग लिखना शुरू कीजिएगा। लिखिएगा 977 से लेकर 98 तक गजनी का शासक बना। गजनी का शासक बना। वह कसम खाया कि हर साल भारत पर आक्रमण करेगा। हर साल भारत पर आक्रमण करेगा। हर साल भारत पर क्या करेगा? वो आक्रमण करेगा। चलिएगा साहब, 1000 से लेकर 1027 तक उसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया बाबू? 17 बार। यह प्रश्न पूछा गया है। 1000 से लेकर 1027 तक उसने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? 17 बार। चलिएगा, अब आपको क्या लगता है इस कहानी से? आपको क्या लगता है कि इसका पहला आक्रमण कहां हुआ होगा? इस पूरे कहानी से आपको क्या मतलब निकलता होगा कि इसकी पहला आक्रमण कहां होगा? पेशावर पे। लिख लीजिएगा। इसका भारत पर प्रथम आक्रमण, जिसे हम एक युद्ध के नाम से जानते हैं, वो भी लिख लीजिएगा। बेहिंद बैटल कहते हैं। बेहिंद की लड़ाई। बेहिंद की लड़ाई जयपाल व मोहम्मद गजनवी के बीच हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। गजनवी के बीच हुई थी। क्या क्वेश्चन पूछा गया है? बेहिंद की लड़ाई किस किस के मध्य लड़ी गई थी? तो जयपाल व मोहम्मद गजनवी के बीच लड़ी गई थी। अच्छा साहब, एक बात बताइए, क्या पिता के विरोध, क्या ये जयपाल को मार डालेगा? सबसे बड़ा प्रश्न। कौन जीतता है, कौन हारता है? इस लड़ाई का नतीजा तो कुछ निकलना चाहिए था ना। तो इस लड़ाई में मोहम्मद गजनवी जीत जाता है। इस लड़ाई में कौन जीतता है? मोहम्मद गजनवी जीत जाता है और हार जयपाल की हो जाती है।
बाबू इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद गजनबी जब जीत गया तो जयपाल को भरी सभा में खड़ा करा के उसकी हंसी उड़ा दी और जयपाल इस आघात को सह न सका और आत्मदाह कर लिया। जलती चिता थी, उस चिता में कूद गया, जिससे जयपाल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। एक बात पहला लिख लीजिएगा, इससे रिलेटेड पॉइंट। इसका प्रथम आक्रमण बेहिंद लड़ाई जयपाल मोहम्मद गजनवी के बीच लड़ा गया। गजनवी विजय प्राप्त होता है, जबकि जयपाल हार नहीं कह सकते उसको, बेइज्जती की, बेइज्जती बहुत ज्यादा हुई थी। बेइज्जती की वजह से कहां कूद गया? आग में। दूसरी पॉइंट लिखना शुरू कीजिए, दूसरा शुरू कीजिए। अब आप बताइए, कल मैं इस्लाम धर्म क्यों पढ़ा रहा था? इस्लाम धर्म में क्या वर्जित है? जल्दी बताइएगा। मूर्ति की पूजा। और भारत में इस समय सबसे ज्यादा किस चीज की पूजा होती थी? मूर्ति पूजा। और मोहम्मद गजनबी किस धर्म से बिलॉन्ग करता था? इस्लाम धर्म से। किस धर्म से? इस्लाम धर्म से। अब बाबू बताओ, इसे इतिहासकारों ने मूर्ति भंजक क्यों कहा? क्या कहानी समझ में आई? क्योंकि बाबू यह इस्लाम धर्म से भी बिलोंग करता था। इनके धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है, इसीलिए जहां जहां इसने मूर्ति को देखा, इसको उसमें सोना नजर आया और मूर्तियों को तोड़कर सोना लूटने के पर्पज से भारत आता था। ठीक है भैया, एक बात तो किसे मूर्ति भंजक कहा जाता है? किसे? छाप लीजिए, पॉइंट छापते चलिएगा। कुछ युद्ध जिसके पूछे जाते हैं बार बार आक्रमण में। 1106 में, नहीं सॉरी, 1006 में नगर कोट पर आक्रमण किया। कहां पर भैया? अब देखो, नगर कोट पर आक्रमण किया। क्या इसके हम 17 आक्रमण पढ़ेंगे? नहीं। देखिएगा, 1006 में कहां पर आक्रमण किया? नगर कोट पर आक्रमण किया। चौथा लिखिए, ये नगर कोट कहां है? बताएंगे कोई आप लोग? नगर कोट कहां है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, बहुत बढ़िया। हिमाचल प्रदेश 1006 ईस्वी नगर कोट पर आक्रमण किया। आगे लिखिएगा, नंबर 4। 1008 में विहंद की द्वितीय लड़ाई लड़ी गई। विहंद की द्वितीय लड़ाई लड़ी गई। जयपाल का पुत्र आनंदपाल इस लड़ाई में हार गया। इस लड़ाई में हार गया। पांचवा 1014 ईस्वी थानेश्वर मंदिर पर इसने आक्रमण किया। थानेश्वर मंदिर पर आक्रमण किया। देखिए, मंदिर पर ही आक्रमण करता था क्योंकि उसको सोना मिलता था। उस सोना को लूट कर कहां लेके जाता था? अफगानिस्तान में। चलिए फिर लिखिए, इसकी सबसे प्रसिद्ध आक्रमण 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर हुई। सोमनाथ मंदिर पर हुई।
1025 पर सोमनाथ मंदिर पर सबसे पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण क्या है? 1025 सोमनाथ मंदिर कहां स्थित है? कहां स्थित है? गुजरात। अब इतिहासकार मानते हैं कि यहां पर स्वर्ण के खंभों को लेकर जब वो जा रहा था तो बीच में जट लोग मिल गए, जाट लोग, और जाट ने इनको लूट लिया। तो किसे लूटों का लुटेरा कहा जाता है? जाटों को। बेचारा ये लूट के ले गया, इसका खुद लूट लिए सब। कहां पर? कहां पर? हरियाणा में। अब देखिएगा, सोमनाथ मंदिर की स्तंभ को लेकर जा रहा था और स्तंभ को लेकर जाते समय में बीच में ही जाटों ने इसको लूट लिया। जाटों के द्वारा लूट लिया गया, ये भी लिख लीजिएगा। अब इसकी जो अंतिम लड़ाई होगी वो किसके साथ होगी? एक 1027 में जाटों के साथ हुई थी। अब बताओ, जाट जीते कि मोहम्मद गजनवी? जाट विजय प्राप्त हो गए, यानी जाट यहां से क्या हो गए? विजय प्राप्त हुआ। जाटों को यहां से विजय का प्राप्ति हुआ। मजे की बात, एक चीज और चेक कीजिएगा, इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1030 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। अब आइए इस पूरे स्ट्रक्चर को एक बार खूब बढ़िया से पढ़ते हैं 5 मिनट में, ठीक है? और स्टार लगाएंगे जहां जहां, तो उसको आप लोग नोट्स में स्टार लगा कर रखिएगा और याद करिएगा। चलिएगा साथ। ये पूरा बोर्ड पर मोहम्मद गजनवी के जीवन काल है। इससे 60 चीज आपको नहीं मिल सकती है, क्योंकि मोहम्मद गजनवी आप पढ़ते होंगे बीए में, तो मोहम्मद गजनवी मेडवल जो लिया होगा, मध्यकालीन भारत लिया होगा, उसके लिए लिखने के लिए बहुत सफिशिएंट मटेरियल मिल जाएगा। पहले तो अब तो लिखने का भी नहीं आ रहा, अब तो ऑब्जेक्टिव आ रहा, लेकिन जब लिखने वाला होता था ना, इतना सफिशिएंट डाटा आपके पास, पूरा 30-40 पेज भर सकते थे आप खूब बढ़िया से। चलिए कोई बात नहीं है। मोहम्मद गजनवी का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1027 में। बताओ, गजनी वंश कहाँ का था? अफगानिस्तान। यामनी वंश किसे कहते थे? गजनी को। यामनी वंशी किसे कहते थे? संस्थापक का नाम? संस्थापक का नाम? इनके गुलाम हुआ करता था। इसके बाद जब ये राजगद्दी पर बैठा तो इसने भारत पर सबसे पहले आक्रमण कर दिया। आक्रमण के उपरांत उसके बाद इसका पुत्र आया जिसका नाम मोहम्मद गजनवी हर साल भारत पर आक्रमण करने का शपथ लेता है और 1000 से लेकर 1027 तक कितनी बार आक्रमण करता है? चलिएगा, इसका प्रथम आक्रमण बेहिंद की लड़ाई थी जिसमें जयपाल को मृत्यु, जयपाल हार जाता है और जयपाल हारने के वजह से आत्मदाह कर लेता है। दूसरी चीज है कि इसके पास मूर्ति पूजा तो थी नहीं, इसलिए इसको मूर्ति भंजक कहा जाता था। जगह जगह मंदिरों को तोड़कर वहां से सोना चुराकर अफगानिस्तान लाना था। 1006 में नगरकोट पर आक्रमण किया। 1008 में बिहंद की फिर द्वितीय लड़ाई लड़ी गई जिसमें जयपाल का पुत्र आनंदपाल हार जाता है। 1014 में थानेश्वर मंदिर, 1025 में सोमनाथ मंदिर, 1027 में क्या हुआ था? जाटों के साथ युद्ध, और 1030 में इनकी युद्ध। क्लियर ना? पक्का ना? एकदम डाटा क्लियर है? चलिए अब हेडिंग डालिएगा। किसी ने चांदी का सिक्का चलवाया था जिसमें एक तरफ संस्कृत था, दूसरी तरफ अरबी भाषा। आते हम बताते हैं सब चीजों को। पहले लिखिए आप लोग, लेखक मोहम्मद गजनवी के समकालीन लेखक। हेडिंग डालिएगा, मोहम्मद गजनवी के समकालीन लेखक। मोहम्मद गजनवी के समकालीन लेखक। बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं बाबू। पहला चीज लिखिएगा,
फिरदौसी, लिखते चले हम फिरदौसी। इनके हम प्रसिद्ध प्रसिद्ध रचनाकार भी लिखते चले गए। तीसरी चीज है उत्बी, बस इतना ही 3 नाम याद रखेंगे। किताब उल हिंद के लेखक का नाम बताइए। फिरदौसी ने क्या लिखा था? चलिएगा, फिरदौसी ने क्या लिखा था? शाहनामा, शाहनामा। और यही किसके दरबारी कवि थे? मोहम्मद गजनवी के दरबारी कवि, दरबारी कवि थे, दरबारी कवि। दरबारी कवि कौन थे? दरबारी कवि शाहनामा, फिरदौसी। उत्बी का एक प्रसिद्ध रचना है, उसको भी लिख लीजिएगा, चंद्रनामा, चंद्रनामा। सिक्कों से रिलेटेड मैं एक क्लास अलग से लूंगा मेडुअल में, छोटा सा क्लास है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। हो गया? हो गया ना बाबू? मोहम्मद गौरी हेडिंग डाल लीजिए आप, मोहम्मद गौरी हेडिंग डाल लीजिए। मोहम्मद गौरी, चलिएगा, लिखते रहिए, लिखना चालू कीजिए। यह संस्मानी तुर्की था, यह संस्मानी तुर्की था। यह संस्वानी तुर्की था। यह भी गजनी से ही, गजनी अफगानिस्तान से ही निवास करता था। यह भी गजनवी अफगानिस्तान का ही निवासी था, ऐसे लिख सकते हैं। यह भी गजनी अफगानिस्तान का निवासी था। 1175 से लेकर 1206 तक इसका शासनकाल रहा है। लिख लीजिएगा, 1175 से लेकर 1206 तक इसका शासनकाल रहा है। हाँ, अब आइएगा, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि गजनवी वंश में, अब वहां पर गजनी वंश चलता था, यहां पर कौन सा वंश चल रहा है? संस्वानी वंश। ठीक है, अब यहां देखिए, तो अफगानिस्तान का रिलेशन हो गया। भारत पे आ जाइएगा, भारत पे, यह पाकिस्तान का इलाका है, यह पाकिस्तान का इलाका है। अब यहां से चेक कीजिएगा, यह पहला ऐसा मुस्लिम हुआ जिसने अपने ही बिरादर पर आक्रमण किया। यानी सुनते जाइएगा, 1175 ईस्वी में, लिख लीजिए, 1175 ईस्वी में मुल्तान के करमाथी मुसलमानों पर, मुल्तान के कारमाथी मुसलमानों पर, कारमाथी मुसलमानों पर आक्रमण किया। मुसलमानों पर आक्रमण किया। 1175 ईस्वी में करमाथी के मुसलमानों पर आक्रमण किया। चलिएगा, अब यहां आक्रमण किया तो इसने सोचा
कि इससे पहले गजनी वंश में एक मोहम्मद गजनवी हुआ करता था। वो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके बड़ा सोना लेके गया था। चल भावा तू भी चल चल और सोमनाथ मंदिर को अब की बार लूट ले आते हैं। ठीक है साहब, आप सुनते जाइएगा। 1178 ईस्वी में 1178 ईस्वी में इसने क्या किया, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। लेकिन आपको क्या लगा कि क्या फिर सोमनाथ मंदिर से सोना लूट कर ले जाएगा? हाँ, नहीं ले जा पाएगा, क्योंकि इस समय चालुक्य वंश का शासक हुआ करते थे यहां पर, जिनका नाम था भीम द्वितीय। इस समय शासन किसका था? चालुक्य वंश के भीम द्वितीय का। कहा जाता है कि चालुक्य वंश के भीम द्वितीय बहुत ही सम्राट राजा हुआ करते थे। हुआ ये कि जब 1178 में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, तो भैया अब की बार आक्रमण करने से पहले ही भीम द्वितीय ने इस पर आक्रमण कर दिया। और भैया जिसको कहते हैं ना भोजपुरी में चोटियाना, इसका पीछा करते करते राजस्थान, कहां पर भैया? राजस्थान लिख लीजिए शॉर्ट फॉर्म में। कौन सी पहाड़ी? माउंट आबू पर इसको गिरफ्तार कर लिया, इसको कैद कर लिया। इसको क्या कर लिया? कैद कर लिया। अच्छा एक बात मान लीजिए, मोहम्मद गौरी को एक चीज बहुत अच्छे तरीके से आती है, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी कि मोहम्मद बिन गौरी क्या था? कूटनीति था। इसके पास क्या किसकी जानकारी थी? कूटनीति। माफी मांगने में सबसे अगर कोई प्रबल हिस्सेदारी थी तो इसके पास थी। माफी बार बार मांग लेता था। तो माफी मांगा, लेकिन इसको माफी मिली नहीं थी। किसके द्वारा? भीम द्वितीय के द्वारा। लेकिन भीम द्वितीय की मां ने, भीम द्वितीय की मां के द्वारा इसे माफ कर दिया गया, माफ कर दिया गया। इतिहासकार बनाए कि मां के सामने यह चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा था। मां को दया आ गई और भीम द्वितीय ने इसको माफ कर दिया। तीसरी बात लिख लीजिए साहब। ग्यारह सौ 89 ईस्वी में इसने सिंध व कश्मीर पर कब्जा किया। कब्जा किया। 1189 में सिंध व कश्मीर पर कब्जा किया, लेकिन उसका सामना चौहान वंश से हो गया। चौहान वंश से हो गया। अब वो बताइए चौहान वंश से कौन आएंगे? हाँ, पृथ्वीराज चौहान से यह 17 बार हारने के बाद बार बार माफी मांग लेता था। 17 बार हारने के बाद बार बार
माफी मांग लेता था। देख रहे हैं ना बाबू, और हर बार माफ कौन कर देता था? पृथ्वीराज चौहान। कहा जाता है कि दुश्मनों को तब तक ही माफ कीजिए जब तक आपका कोई नुकसान ना करे। देखिएगा, लेकिन मोहम्मद बिन गौरी लगा रहा। एक ऐसा समय आएगा 1151, तराइन का प्रथम युद्ध होता है, और किस किस के बीच होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद बिन गौरी के। कौन जीतेगा? मोहम्मद बिन गौरी फिर हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। सुनिएगा क्या हुआ भैया, कौन चर्चा हो रहा है आप लोग का? हमसे पूछिए ना, उस तरह क्लास इंटरेक्ट होता है। चलेगा। तराइन का प्रथम युद्ध क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान वो मोहम्मद गौरी के मध्य हुआ। पृथ्वीराज चौहान जीत गए, मोहम्मद गौरी हार गए। ठीक है साहब। अब इस कहानी का एक पल्ला यहाँ है, दूसरे पल्ला हम उत्तर प्रदेश में लेके चलते हैं आपको। दूसरा पल्ला हम उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर। बॉर्डर क्या है? बहुत पुराना नाता है इस जगह से। यह है उत्तर प्रदेश और यह है कन्नौज। क्या नाम है इनका? कन्नौज। कन्नौज इसलिए फेमस था ना कि यहां से दुनिया भर की रास्ता जाया करती थी, है ना भैया? आप त्रिपक्ष लड़ाई भी देखे थे एंशिएंट हिस्ट्री में। त्रिपक्ष लड़ाई होता है, क्यों होता था? क्योंकि सभी राजा ये चाहते थे कि मैं कन्नौज पर अधिकार प्राप्त कर लें। अब बात यहां सुनिएगा। इस समय कन्नौज के शासक थे राजा जयचंद्र। नाम था इनका राजा जयचंद्र। जयचंद्र की कहानी सुनो मेरे जुबानी। राजा जयचंद्र जो थे कन्नौज के शासक थे। इतिहासकार मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान एक बार राजा जयचंद्र जो थे कहीं घूमने गए थे अपनी पुत्री के साथ। तो पृथ्वीराज चौहान की पुत्री को पहले ही नजर में देखते ही प्यार करने लगे। एक तरफा प्यार था कि फलाना प्यार था, इतिहासकारों ने इसको स्पष्ट नहीं किया है। ठीक है, हाँ, ये सीरियल नहीं चल रहा है, सुनते जाइएगा। जो इतिहासकारों ने बताया उसे मैं बता रहा हूं। इनकी देखो भैया, भगाने के लिए तो कोई भी भगा सकता है ना भैया? आज भी पुलिस क्या मानती है कि महिला बहला फुसला कर भाग सकती है। मानती है। कोनो लड़का को लेकर जाओगे, कह दो मैं बहला फुसला के भगोले से, तो दू झापड़ मारबो करेगा। लेकिन कोई लड़की अगर चली गई तो पता है रिपोर्ट क्या लिखा जाता है? लड़के के चढ़ाने की वजह से बहला फुसला कर मती मार कर लेकर भाग गया था। बताइए, है ना भैया? लड़का 15 साल की हो, लड़की 35 की हो, तो वो ये रिपोर्ट बहलाइए फुसला कर जाएगा। ठीक है साहब, चलिए, धन्य है हमारा संविधान। आइए साहब, राजा जयचंद्र के पुत्री थी जिनका नाम था संयोगिता। क्या नाम था? अब मैं थोड़ा सा काल्पनिक चीजें बता रहा हूं कि संयोगिता थी कैसे। हाँ, बोला भैया, देखो कौन बोला था। देखिएगा, उस समय हर चीज में विद्वता हासिल था, तीर धनुष लड़ाई झगड़ा में भी एवं। और राजा जयचंद्र ने जब ये गए थे तो संयोगिता को देखा और संयोगिता से तुरंत बात करने के लिए कूद पड़ा था पृथ्वीराज चौहान। इसी हरकतों की वजह से राजा जयचंद्र जो थे किसको पसंद नहीं करते थे? पृथ्वीराज चौहान को। देखिएगा, अब मैं आपको लेके चल रहा हूं कन्नौज। सभी साथ आ जाइए। पृथ्वीराज चौहान। अब देखिए, कन्नौज में संयोगिता का स्वयंवर रचा जा रहा है। सुन लीजिएगा।
पूरे भारतवर्ष से राजा आए थे सिवाय एक को छोड़ के। किसे इनवाइट नहीं किया गया था? पृथ्वीराज चौहान को। भैया कौन बाप चाहेगा कि प्रेमी भी उसके उसमें आए, है ना भैया? सहयोगिता को बेचारा वैसे भी बुरा लग रहा था कि जीवन में एक बार तो कोई प्रेम हुआ, वो भी स्वयंवर के थ्रू कटने जा रहा था, लेकिन कहाँ मानने वाले थे पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान सीधे सीधे कहाँ पहुंच गए? कन्नौज। स्वयंवर चल रहा है, 20 स्वयंवर से उठाया किसे? सहयोगिता को। अगर पापा को नहीं गए और लेके फरार हो गया। अब जरा सीन नहीं देखो, जरा पिता के मार्मिक चित्र पर ध्यान दीजिए, है ना, कि पिता के हृदय पर क्या गुजरा होगा। आप के लिए तो सीन है, लेकिन पिता के लिए बेदर्दी सीन होगा। अब एक पिता भरे समाज में, देखिए कन्नौज के राजा उस समय बहुत बड़े सम्राट कहे जाएंगे उस समय की बात, और सभी राजा आए हैं आसपास में, उन राजाओं विवश हो गए और पृथ्वीराज चौहान भरी सभा से किसे लेकर चला गया? हाँ, अब जयचंद्र ने कसम खाई कि मेरे भाई पृथ्वीराज चौहान को हम बदला लेंगे जरूर। फिर उसने पढ़ना जब शुरू किया तो पता चला एक चाचा करे पीछे हाथ घोड़ धो के पड़ा हुआ, जेकरा नाम है मोहम्मद। अब भैया गोरी को सहयोगिता का वियोग में सब चीज बताया। साथ किसका मिल गया? आप बताइएगा। उस समय कन्नौज सबसे बड़ा साम्राज्य, जिस समय अमेरिका है इस समय ना, उस समय कन्नौज। अब भैया मोहम्मद बिन गौरी तगड़ा हो गया। यह बात पता नहीं थी किसकी? सहयोगिता को, ठीक है ना, और ना ही पृथ्वीराज चौहान को। बेचारा नया नया शादी उमड़ उमड़ के घूम घाम रहे होंगे। फिर इसी बीच तराइन का युद्ध हो गया, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का क्या हुआ? द्वितीय युद्ध। साल भर का समय रहा ना भाई, बिया अभी नहीं किया था बेचारा अभी। हाँ, लाइव गया था, बाराती गया था, इसबलिया गया था बन के। चलिएगा, अब आप बताइएगा। देखिए भैया एक चीज समझ लीजिए कि आप लाख भाग कर रह लेते हैं, लेकिन जब तक आप कोर्ट मेरे शादी नहीं करेंगे या फिर आपको धर्म के आधार पर शादी नहीं करेंगे, तब तक वो शादी मान्यता नहीं है। लेकिन अब क्या है? एक नया रिलेशनशिप आया है जिसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कल्चरल रिलेशनशिप, लिविंग रिलेशनशिप। अब इनमें क्या फायदा भैया? नो प्यार नो वार। जब तक मन है तब तक साथ, मन उबा साथ खत्म। हाँ, तो ये सबसे ज्यादा दिल्ली में चल रहा है, और सबसे ज्यादा लड़के लड़कियां कहाँ की रहती हैं? उत्तर प्रदेश बिहार की लिविंग रिलेशनशिप पे। कहा कि गांव में आजादी नहीं मिलती, वहां आजाद हो जाते हैं। ठीक है, चलिएगा। अब यहाँ देखिएगा, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में होता है। साथ किसका मिल गया? अब आप बताइए जीतेगा कौन? कौन जीतेगा? पृथ्वीराज चौहान की गौरी? पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे। और अब की बार कौन जीता? मोहम्मद गौरी। कुछ इतिहासकारों में यहाँ मत है, मत सुनते जाइएगा। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को निर्मम हत्या कर दिया। निर्मम हत्या, हत्या भी एक प्रकार का होता है, एक निर्मम हत्या हो गया। निर्मम हत्या कर दिया किसने भैया? गौरी ने। लेकिन कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि जिस तरह मोहम्मद गौरी को 17 बार माफ किया था, कौन? पृथ्वीराज चौहान। उसी के एहसान में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को अफगानिस्तान लेके गया था।
और वहां पर गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हत्या कर दी थी, कुछ इतिहासकार मानते हैं। लेकिन ऑथेंटिक क्या है कि युद्ध के दौरान ही पृथ्वीराज चौहान को मार दिया गया था। किसके द्वारा? गौरी को। तो ये रहा आज के मोहम्मद गौरी, जो आपके आंखों के सामने आज समाप्त भी हो गए। ठीक है, इतिहास ही ऐसी रहेगी। ठीक है ना भैया, आगे लिखते चलिएगा। इस बात को लिख लीजिए, फिर हम आगे चर्चा करते हैं। एक लास्ट पॉइंट लिख लीजिएगा। 1193 में मोहम्मद गौरी ने दिल्ली को राजधानी बनाई। दिल्ली को क्या बना दिया बाबू? राजधानी बना दी। अब तुम लोग का मेडुअल एक को क्वेश्चन गलत हुआ ना तो समझ लेना तुम लोग। अब कल हम इस पर रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, एक को का गलती नहीं होना चाहिए, जो गलती हुआ तो फिर देख लेना। यहां तक हम 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं ना कल की क्लास में? हाँ, पढ़िए ऐसे कि दूसरों को पढ़ा सकें। ठीक है, पढ़िए ऐसे कि दूसरों को पढ़ाए बिना भी अपना एक नौकरी मिल जाए। बस गुरुजी हमको नहीं कूदना है, हमको बस एक नौकरी लेनी है। और वो भी नौकरी क्या है? ड्रीम नौकरी यूपीपी। चलिए, बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में बीए की हो, बीए की हो ना, तो मेडुअल हिस्ट्री से कम 12 से 14 क्वेश्चन शिफ्ट नंबर 2 में मिलेगा आपको। 14 क्वेश्चन, 14, हाँ 14 देगा, 14 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से देगा, 50 में से 20 उसका, 10 पॉलिटिक, ऐसे करके मिक्स करके देगा। हो गया बाबू? किस किस ने पूरा कंप्लीट किया? एक बार चलते चलते रिवीजन हम करा देते हैं आपको। तो सभी लोग कॉपियां बंद करिएगा, आप अपना अपना कॉपी बंद करके करिए। वो तो प्रोजेक्टर लगाओ तुम, है ना, रीजनिंग चालू करना, प्रोजेक्टर लगा दीजिएगा और एक तरफ बंद कर दो। बाबू वाईफाई